हेलो हेलो। तो यहाँ आपका स्वागत है भाई नीट नेटवर्क चैनल पे। और नीट नेटवर्क पे जैसे आपको पता है यहाँ बायो मास्टर सीरीज चल रही है। और बायो मास्टर सीरीज के अंदर हमने बॉटनी सेक्शन जो है उसके अंदर बहुत सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। जैसे लिविंग वर्ल्ड हो गया, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, ये सारे चैप्टर्स बॉटनी वाले सेक्शन पे कवर हो गए। तो अगर आपने वो चैप्टर्स के वन शॉट नहीं देखे तो प्लीज वो चैप्टर्स के वन शॉट जरूर देख लीजिएगा। और जूलॉजी के अंदर हमने क्या क्या कर लिया, हमने एनिमल टिश्यूज किया है और फ्रॉग किया है। अब क्योंकि जूलॉजी के सेक्शन को भी कवर करना जरूरी है तो मैं यहाँ प्लांट फैमिलीज ना लेके मैं यहाँ क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ ह्यूमन फिजियोलॉजी के साथ आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। इसलिए थोड़ा वीडियो आने में टाइम लग गया क्योंकि उसका कंटेंट बनाना पड़ता है एंड ऑल ऑफ दैट थिंग्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्योंकि आपको पता है कि जो ह्यूमन फिजियोलॉजी है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन जो है वो हट गया है ह्यूमन फिजियोलॉजी से। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होगा हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी का। और विद इन 3 to 4 days हर एक नया ह्यूमन फिजियोलॉजी का वीडियो आता जाएगा। और मैंने आपके लिए बहुत ही एक अच्छी चीज़ प्लान की है। एक बार ये 11th का सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं आगे जाके उस चीज़ का डिस्क्लोजर भी करूँगा। तो चलिए अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के साथ। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं हमारे पास? यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग मैकेनिज्म, exchange and transport of gases and the regulation and disorders of the respiratory system। ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये किसके अंदर इंक्लूडेड है? ये पूरा आपका ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला जो टॉप चैप्टर है इसमें सारे के सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले टॉपिक के हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के साथ स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा एक बेसिक चीज समझ लेते हैं कि ब्रीदिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट है और फैटी एसिड्स भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये ग्लूकोज हैं, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये ऑक्सीजन जो है ये क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एंड दीज आर कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द सेल्स। दीज आर कंटिन्यूसली सप्लाइड टू द सेल। अब जैसे अब आगे जाके जब हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स होगा उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस, उसके अंदर हम ग्लाइकोलिसिस पढ़ेंगे, फिर उसके अंदर हम क्रैब साइकिल पढ़ेंगे। ठीक है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, क्रैब साइकिल पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये सारे प्रोसेसेस करते हैं। पर ग्लाइकोलिसिस जो है वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो जाता है, वो हम उस चैप्टर में बात कर रहे होंगे। तो जो ऑक्सीजन है इट इज कंटिन्यूसली सप्लाई टू द सेल्स और यही ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड्स से हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ एटीपी मिलती है, दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। और यहाँ से CO2 रिलीज होती है एंड इट इज रिलीज कंटिन्यूसली आउट ऑफ द सेल। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ये कैटाबॉलिक रिएक्शन होता है। जैसे मैं जब लिविंग वर्ल्ड आपको कराया था तो लिविंग वर्ल्ड में जब मैंने बात की थी मेटाबॉलिज्म की, लिविंग वर्ल्ड में जब मैंने बात की थी मेटाबॉलिज्म की, तो मेटाबॉलिज्म के अंदर हमने 2 टर्म्स के बारे में वहां डिस्कस किया था। एक हमारे पास था कैटाबॉलिज्म और एक टर्म था हमारे पास एनाबॉलिज्म। तो यहाँ कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज का ब्रेकडाउन, और एनाबॉलिज्म का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज का फॉर्मेशन। तो ये क्या हो गई, कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गई, क्योंकि ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड का यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है। तो दिस इज द कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो यहाँ मतलब अगर मैं सिंपली यहाँ अगर आप देखो कि ये ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, एटीपी और CO2 में क्या हो गए, CO2 बॉडी से रिलीज आउट हो गई। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल, उसको क्या बोलते हैं, उसको ब्रीदिंग बोला जाता है। तो ब्रीदिंग क्या है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड द CO2 दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। तो उसको
को ब्रीदिंग बोला जाता है, और ब्रीदिंग को हम कॉमनली रेस्पिरेशन भी कह देते हैं। ब्रीदिंग इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड एज द रेस्पिरेशन। तो आई थिंक हम यहाँ समझ गए होंगे कि ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। अब अपन आते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और ये जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स है, ये दो चीजों पे डिपेंड करते हैं। एक है हमारे पास हैबिटेट और एक है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Respiratory organs that are found in different organism, it depends upon the two things, that is the habitat and the level of organization। ऐसे अगर मैं अब यहाँ बहुत सारे मैंने एग्जाम्पल्स लिए, कुछ एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में अलग अलग एरियाज में अलग अलग चैप्टर्स में दिए हैं, तो वो ऑल टुगेदर में हमने एक साथ ले लिया है। अच्छा, आफ्टर द ह्यूमन फिजियोलॉजी हम क्या करेंगे, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी खत्म हो जाए उसके लास्ट में फिर मैं एनिमल किंगडम लूंगा। एनिमल किंगडम बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैंने सोचा लास्ट में हम एनिमल किंगडम लेंगे, वो 1-2 घंटे का सेशन रहेगा, उसके अंदर वो चीज कवर हो जाएगी। अब देखो, जैसे लोअर इनवर्टेब्रेट्स हो गए, जैसे स्पॉन्जेस हो गए जो फाइलम पॉरीफेरा के अंदर आते हैं, सीलेंट्रेट्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए जो फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के अंदर आते हैं। इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, बॉडी सरफेस के थ्रू यहाँ रेस्पिरेशन होता है। फिर जैसे हमारे पास एनेलिड्स हो गए, फाइनम एनेलिडासे, दैट इज आल्सो एन दैट आर आल्सो द नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। जैसे अर्थवॉर्म इसके अंदर एग्जांपल आ गया। इनके अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, थ्रू द मॉइस्ट स्किन या क्यूक्टाइल भी कह सकते हो। क्रूस्टेशियंस हो गए जैसे क्रैब और प्रॉन, उनके अंदर ब्रांचियल गिल्स पाए जाते हैं। ये हमने कहाँ डिस्कस किया, ये सब एनिमल किंगडम के अंदर गिवन है। जब मैं वो वाला लास्ट में हम लेंगे तो ये सब चीजें आपको उस टाइम तक याद भी हो जाएंगी और क्लियर भी हो जाएगी। अब जैसे इंसेक्टा क्लास है, उनकी इंसेक्टा में इंसेक्ट्स पाए जाएंगे। इंसेक्ट्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा होगा, ट्रैकियल ट्यूब्स है। लिमुलस किंग क्रैब, उसके अंदर बुक गिल्स पाए जाते हैं। लिमुलस किंग क्रैब के अंदर क्या पाए जाते हैं, बुक गिल्स पाए जाते हैं। फिर हमारे पास यहाँ मॉलस्क, मॉलस्क में फाइलम मॉलस्का में गिल्स पाए जाते हैं। फिर सॉरी, मॉलस्क में सिटेनिडियम गिल्स पाए जाते हैं। फिर हेमिकॉर्डेट्स हो गए, यूरोकॉर्डेटा हो गया, सेफेलोकॉर्डेटा हो गए, ये सब हमारे पास कॉर्डेट्स के अंदर सब फाइलम्स आते हैं। यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, फिर साइक्लोस्टोमेटा फिर हमारे पास कॉन्डेक्टीज, ऑस्टिक्टीज जो पाइसेस के अंदर आते हैं। इन सब के अंदर गिल्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है प्रेजेंट होते हैं। एम्फीबियंस के अंदर जो पल्मोनरी रेस्पिरेशन होता है वो लंग्स के थ्रू होता है, और जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू होता है। तो लंग्स के थ्रू क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और मॉइस्ट स्किन से क्या होता है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होता है। फिर जो रेप्टाइल्स हैं, अगर मैं रेप्टाइल्स की बात करूं, बर्ड्स, मैमल्स, इन सब के अंदर लंग्स एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार ये वापस पूरा फटाफट कर लेते हैं ताकि रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो है हमें कंप्लीटली क्लियर हो जाए, फिर हम यहाँ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे आएंगे। तो लोअर इनवर्टिब्रेट, स्पॉन्जेस के अंदर, सीलेंट्रेट्स के अंदर, फिर प्लेटफॉर्म्स के अंदर सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है थ्रू द बॉडी सरफेस। एनेलिड्स, अर्थवॉर्म के अंदर मॉइस्ट स्किन या क्यूक्टाइल के थ्रू। फिर क्रूस्टेशियंस लाइक क्रैब एंड प्रॉन्स के अंदर ब्रांचियल गिल्स के थ्रू। इंसेक्टा के अंदर ट्रैकियल ट्यूब्स होती है। मॉलस्क के अंदर सिटेनिडियम गिल्स होते हैं। हेमिकॉर्डेट, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा, ऑस्टिक्टीज, कॉन्डिक्टीज, इन सब के अंदर गिल्स होते हैं। एम्फीबियंस में लंग्स के थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स के अंदर क्या होता है, लंग्स होते हैं। तो ये सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन ना आपको थोड़ा पता होना चाहिए। क्या पता नीट 2025 के अंदर ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में मोस्टली आएगा। आई डोंट थिंक ये एक डायरेक्ट एमसीक्यू में आएगा, अगर पूछना होगा तो मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। अब हम आते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की कहानी जो है वो शुरू होती है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से होती है। अब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल क्या है सर, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल जो है वो एक पेयर होता है, एंड इट इज द ओपनिंग ऑफ द नोज दैट इज प्रेजेंट अबाउट द लिप। जो दो आपके होल्स प्रेजेंट होते हैं अबाउट द लिप, दैट इज द एक्सटर्नल
नॉस्ट्रल्स। तो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से एयर अंदर जाती है, इट इज वन वेयर एन ओपनिंग अबव द लिप, फिर वो जाती है नजल पैसेज के अंदर, नजल पैसेज से नजल चेम्बर में, फिर नजल चेम्बर से जो एयर है जैसा आप यहाँ देख सकती है, फिर वो फेर्नेक्स के अंदर जाती है। अब फेर्नेक्स के ना बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे जो अगर नजल कैविटी का जो पार्ट है फेर्नेक्स को, उसके नेजोफेर्नेक्स बोला जाएगा। लैरिंक्स के अंदर कुछ पार्ट है फेर्नेक्स का, तो उसे लैरिनोफेर्नेक्स बोला जाएगा। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फेर्नेक्स। और मतलब यहाँ ये समझिए, सबसे पहले एयर किसके अंदर गई, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से गई। एयर एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से गई, फिर वो गई नजल पैसेज के अंदर, नजल पैसेज से नजल चेम्बर के अंदर, नजल चेम्बर से नेजोफेर्नेक्स, फिर लैरिंगोफेर्नेक्स, या आप सिंपली कह सकते हो फेर्नेक्स के अंदर। दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर बोथ फूड एंड एयर। फिर फेर्नेक्स से जो है वो एयर कहाँ गई हमारे पास, लैरिंक्स के अंदर। अब सर लैरिंक्स क्या है, लैरिंक्स जो है वो है कार्टिलेजिनस बॉक्स, इट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। जो लैरिंक्स है वो क्या है, कार्टिलेजिनस बॉक्स, इट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन। और इसे वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। जो हम बोलते हैं, जो हम किसी से बात करते हो, किसकी वॉइस प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, इट इज विद द हेल्प ऑफ द लैरिंक्स, एंड इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स, इट हेल्प इन साउंड प्रोडक्शन, इट इज also called as a sound box। फिर जो एयर है वो लैरिंक्स से कहाँ जाती है, ट्रैकिया के अंदर। अब जो ट्रैकिया है उसे क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। ट्रैकिया इट इज also called as the wind pipe। ये स्ट्रेट ट्यूब है, and it extend to the mid thoracic cavity, it extend up to the mid thoracic cavity and at the T5 level at the, ठीक है। हमारे पास अगर आप वर्टिबल कॉलम में देखोगे तो 5 पार्ट होता है। एक सर्विकल रीजन होता है, एक हमारे पास लुम्बार रीजन होता है, फिर हमारे पास थोरैसिक रीजन होता है। तो थोरैसिक लेवल का जो T5 वर्टिब्रे है उस पे क्या होता है कि जो हमारे ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाता है 2 प्राइमरी ब्रोंकाई पे। तो एट द T5 लेवल द ट्रैकिया डिवाइडेड इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई, वो 2 प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड करता है। फिर ये जो एयर है ये 2 प्राइमरी ब्रोंकाई एंटर करते हैं लंग्स के अंदर और डिवाइड करते हैं 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शियरी ब्रोंकाई के अंदर, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर उसमें भी प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई आ जाएगा। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वोलाई। तो मतलब मैं वापस से यहाँ पाथ ऑफ एयर में आपको यहाँ बता देता हूँ। सबसे पहले आपका यहाँ क्या है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से नजल पैसेज, नजल पैसेज से नजल चेम्बर, फिर हमारे पास फेर्नेक्स, फेर्नेक्स से लैरिंक्स, फिर ट्रैकिया, फिर ट्रैकिया के बाद आया प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, फिर हमारे पास यहाँ क्या आया, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स और फिर एल्वोलाई। ठीक है। अच्छा, मैं जब ट्रैकिया की बात की तो ट्रैकिया के अंदर क्या होते हैं ना, 16 से 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। इन द ट्रैकिया हैज द 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स एंड these prevent them from collapsing, this prevent them from कोलैप्सिंग। अच्छा, ये कार्टिलेजिनस रिंग्स के सिर्फ ट्रैकिया के अंदर ही होगी? ये जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये क्या सिर्फ ट्रैकिया के अंदर होगी? नहीं, ये ट्रैकिया के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, दे आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, दे आर सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया है, ये बहुत बार नीट के अंदर पूछा गया है। ठीक है। अब यार थोड़ा से फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं एपिग्लॉटिस के। जो फेर्नेक्स के क्या होता है, जस्ट नीचे ग्लॉटिस के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो एपिग्लॉटिस जो होता है वो कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है एंड इट प्रिवेंट द फूड एंटरिंग इनटू द लैरिंक्स ड्यूरिंग द स्वेलोइंग एंड इट इज अ कार्टिलेजिनस फ्लैप अबव द ग्लॉटिस। ठीक है, कार्टिलेजिनस फ्लैप अबव द ग्लॉटिस। क्या क्लियर है वाला बात? क्या क्लियर है बात? तो आपको
यहाँ पाथवे ऑफ एयर भी समझ आ गया, कैसे कहाँ से एयर कहाँ तक जाती है। आपको यहाँ समझ आ गई किन के अंदर इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। ट्रैकिया के अंदर प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स के अंदर। फिर हमने यहाँ ये भी डिस्कस कर लिया कि ट्रैकिया कौन से लेवल पे, कौन से वर्टिब्रल लेवल पे जाके डिवाइड होता है इनटू 2 प्राइमरी ब्रोंकाई एट द T5 लेवल। तो वो वाली बात भी जो है हमने यहाँ क्या कर लिए, क्लियर कर लिए। अब यहाँ जो है हमने जैसे यहाँ बात की, अब यहाँ दो रीजन्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं एक्चुअली। एक होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी पार्ट। सर ये कंडक्टिंग पार्ट क्या है और ये रेस्पिरेटरी पार्ट क्या है, हम यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो कंडक्टिंग पार्ट क्या होता है, देखो कंडक्टिंग पार्ट का मतलब क्या है। कंडक्टिंग पार्ट का मतलब ये है कि एटमॉस्फेरिक एयर को आपको लंग्स तक पहुंचाना है, तो मतलब उस रीजन को, वो एयर को कंडक्ट करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा टू द रीजन ऑफ द लंग्स। तो दैट इज द कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से लेके कहाँ तक होगा, कंडक्टिंग पार्ट जो है इट इज फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से। कंडक्टिंग पार्ट जो होता है वो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से आपका जो इनिशियल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास यहाँ क्या रहता है, कंडक्टिंग पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, हमारे पास एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक। और कंडक्टिंग पार्ट के फंक्शंस क्या होते हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट। ये सारे फंक्शंस है कंडक्टिंग पार्ट के। इट ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई, ये वाला पार्ट मैंने क्लियर किया। सेकेंड, इट हेल्प इन ह्यूमिडिफाई द एयर एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, सेकेंड फंक्शन हो गया। एंड थर्ड फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट, इट क्लियर द एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। तो अगर ये पूछा जाए व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट, तो पहला फंक्शन कंडक्टिंग पार्ट का ये ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। सेकेंड फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट, इट हेल्प इन द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ द एयर एंड ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। एंड थर्ड फंक्शन ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट इज इट क्लियर द एयर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स। मतलब उसके अंदर अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई भी तरीके का पैथोजन है, तो वहां से क्लियर करता है उस एयर को, उस एटमॉस्फेरिक एयर को क्लियर करता है, ताकि ये जो वायरस है, बैक्टीरिया, ये लंग्स के अंदर एंटर ना हो और इट डज नॉट कॉज एनी लंग इन्फेक्शन। तो दैट इज द फंक्शंस ऑफ द कंडक्टिंग पार्ट। तो सर हमें ये समझ आ गया कि एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास यहाँ क्या आता है, कंडक्टिंग पार्ट। तो जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से लेके एल्वेलाई तक के रीजन को क्या बोलेंगे, उसको रेस्पिरेटरी पार्ट बोलेंगे। और रेस्पिरेटरी पार्ट का फंक्शन क्या होता है, इट इज द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, रेस्पिरेटरी पार्ट इज द एक्चुअल साइट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 and CO2 between blood and atmospheric air। तो which is the actual site of diffusion of O2 and CO2 between blood and atmospheric air, it is the respiratory part। तो I think ये आपको क्लियर हो गया होगा डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टिंग पार्ट, रेस्पिरेटरी पार्ट, पाथवे ऑफ द एयर पूरा मैंने अच्छे से समझा दिया। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इनमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है, वो वाला पार्ट भी क्लियर हो गया। अब हम यहाँ लंग्स पे आते हैं। ठीक है, हम किस पे आते हैं, लंग्स पे आते हैं। अब जो लंग्स होते हैं ना, दे आर लोकेटेड इन द थोरैसिक चेंबर। लंग्स आर ऑलवेज लोकेटेड इन द थोरैसिक चेंबर। ये जो थोरैसिक चेंबर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी गिवन है। थोरैसिक चेंबर जो है इट इज फॉर्म डोर्सली बाय द वर्टिब्रल कॉलम, ventrally by the sternum and ribs, laterally by the ribs and on the lower side by the diaphragm। तो lungs are located in the thoracic chamber which is anatomically an airtight chamber, and thoracic chamber is formed dorsally by the vertebral column, ventrally by the sternum and ribs, laterally by the ribs and on the lower side by the diaphragm। On the lower side by the diaphragm। dorsally का मतलब क्या है, पीछे के साइड से, ventrally का मतलब आगे के साइड से, laterally का मतलब क्या हुआ, साइड रीजन, और लोअर मतलब नीचे के साइड से डायफ्राम। ठीक है, तो आपके लंग्स कुछ बहुत ही सिंपल डायग्राम है ये लंग्स का। और ये लंग्स का अगर आप डायग्राम देखोगे तो जो लंग्स होते हैं ना वो डबल लेयर्ड होते हैं, और उसमें दो प्लूरल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। एक होता है विसरल प्लूरा और एक होता है पेराइटल प्लूरा।
विसरल प्लूरा जो है वो क्या होता है, इनर लेयर ऑफ द लंग होता है, और जो पेराइटल प्लूरा होता है इट इज द आउटर लेयर ऑफ द लंग। जो विसरल प्लूरा है इट इज इन द क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, और जो पेराइटल प्लूरा होता है इट इज इन द कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक सरफेस। तो जो लंग है इट इज द डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड इट इज प्रोटेक्टेड बाय द प्लूरल मेम्ब्रेन। दो प्लूरल मेम्ब्रेन होते हैं, एक विसरल प्लूरा एक पेराइटल प्लूरा। विसरल प्लूरा जो है इनर लेयर होता है और पेराइटल प्लूरा जो है वो आउटर लेयर होता है। विसरल प्लूरा इनर लेयर होता है और पेराइटल प्लूरा आउटर लेयर होता है। विसरल प्लूरा जो है इट इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस, और जो पेराइटल प्लूरा है इट इज इन कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक सरफेस। और ये जो विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा इन दोनों के बीच में प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, टू रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। ये जो दो मेम्ब्रेन्स हैं विसरल प्लूरा पेराइटल प्लूरा, इन दोनों के फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है। अच्छा, आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो ये राइट लंग है आपका, राइट लंग के अंदर 3 लोब्स प्रेजेंट होते हैं, दिस 1 लोब, दिस 2 लोब एंड दिस 3 लोब। 3 लोब्स आर प्रेजेंट इन द राइट लंग और 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं आपके लेफ्ट लंग के अंदर। लेफ्ट लंग के अंदर कितने लोब्स होते हैं, 2 लोब्स होते हैं। और ये जो है लेफ्ट लंग के अंदर क्या होता है, कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है इन द लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लेफ्ट लंग के अंदर कार्डियक नॉच प्रेजेंट होता है। कार्डियक नॉच के अंदर क्या होता है, हार्ट प्लेस होता है। हार्ट इज प्लेस्ड इन द कार्डियक नॉच। क्लियर है। अब एनसीईआरटी की ना ये लंग्स भी क्लियर हो गया। अब एनसीईआरटी की बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, और ये है एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ लंग्स इज इन सच अ वे दैट एनी चेंज हैपन इन अ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द पल्मोनरी कैविटी। क्या बोला मैंने, एनसीईआरटी के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन गिवन है, और क्या पता ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया जाए नीट 2025 के अंदर। ये लाइन ये है कि जो एनाटॉमिकल सेटअप है लंग्स का, it is in such a way that any change happen in a thoracic cavity it will be reflected in the pulmonary cavity. Any change happen in the thoracic cavity it will be reflected in the pulmonary cavity. अभी ये लाइन आपको समझ नहीं आएगी, जब हम ब्रीदिंग मैकेनिज्म करेंगे तब ये लाइन आपको बहुत ही अच्छे से समझ आएगी। तो देखो यहाँ हमने पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक ओवरऑल लुकआउट देख लिया। तो रेस्पिरेशन के अंदर टोटल 5 स्टेप्स क्या होते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहला स्टेप जो होता है इट इज द ब्रीदिंग, और द ब्रीदिंग को हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं। इससे जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो बॉडी के अंदर जाती है, और जो CO2 रिच एयर है या जो एल्वुलर एयर है इट इज रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी। तो पहला ब्रीदिंग है, जो हमने एटमॉस्फेरिक एयर अंदर ली, और जो एल्वुलर एयर है दैट इज रिच इन CO2 वो बाहर चली गई बॉडी के। फिर ये जो O2 रिच एटमॉस्फेरिक एयर है उसका डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस अक्रॉस द एल्वुलर मेम्ब्रेन, ये सेकंड स्टेप है रेस्पिरेशन में। तीसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ द गैसेस बाय द ब्लड। फोर्थ है डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, एंड फिफ्थ इज यूटिलाइजेशन ऑफ द O2 बाय द सेल्स for the catabolic reaction. तो आप मेरे को बोलिए what are the 5 steps in the respiration? Respiration के अंदर 5 steps क्या है। पहला स्टेप है breathing or the pulmonary ventilation by which the atmospheric air that is rich in O2 comes in the body and the alveolar air that is rich in CO2 goes out of the body. Second is diffusion of the gases across the alveolar membrane. Third is the transport of the gases by the blood. Fourth is the diffusion of the gases between blood and tissue. And fifth step in respiration is utilization of the oxygen by the cells for the कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो आई थिंक ये पांचों स्टेप्स जो है रेस्पिरेशन के बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गए होंगे। तो हमने अभी तक यहाँ ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन क्या होता है, ये वाला पार्ट डिस्कस किया। हमने यहाँ पूरा का पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का ओवरऑल लुकआउट लिया। व्हाट आर द 5 स्टेप्स इन रेस्पिरेशन उसके बारे में हमने समझा। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म के, कि हम एक्चुअली इनहेल कैसे करते हैं, एक्सहेल कैसे करते हैं, व्हाट आर द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी
रेस्पिरेटरी, इन सब चीजों के बारे में हम यहाँ क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग विद ब्रीदिंग मैकेनिज्म, आपको एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट ह्यूमन का पता होना चाहिए। जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है वो क्या होता है, 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट, दैट इज 12 to 16 ब्रेथ पर मिनट। तो दैट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट। इसके अंदर जो है 2 सेकेंड आपको लगते हैं, एक ब्रेथ के अंदर टोटल कितने सेकेंड्स लगते हैं, 5 सेकेंड, और उसके अंदर 2 सेकेंड इंस्पिरेशन के लिए, इनहेलेशन के लिए, और 3 सेकेंड जो है वो एक्सपायरेशन या एक्सहेलेशन के लिए होते हैं। तो मतलब आपको ये तो समझ आ गया कि ब्रीदिंग के अंदर दो चीजें हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन को इंस्पायरेशन बोलते हैं, इसके जिसके थ्रू क्या होता है, एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, और एक्सहेलेशन मतलब एक्सपायरेशन का मतलब क्या है, एल्वुलर एयर दैट इज CO2 रिच, इट इज रिलीज आउट, एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट, और इनहेलेशन में एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। तो सबसे पहले हम इनहेलेशन या इंस्पायरेशन को समझते हैं, फिर हम एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन को फिर समझेंगे। अगर मैं नॉर्मल इनहेलेशन की बात करूं, जो आपने सांस अंदर ली, आप मेरे साथ यहाँ सांस अंदर लीजिए, जब आप सांस अंदर लोगे तो सांस अंदर लेने पे क्या होगा, सबसे पहले हमारा डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डोम शेप डायफ्राम जो है इट विल गेट कॉन्ट्रैक्ट। आप ये डायग्राम में भी देख सकते हो, जो डायफ्राम है वो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो फ्लैट हो जाएगा, इट विल बिकम फ्लैट इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। जब हम सांस अंदर लेंगे तो क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, और ये इट विल बिकम फ्लैट इन द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। अब जब ये फ्लैट होगा तो थोरैसिक वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होगा, थोरैसिक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और मैंने अभी आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन बताई थी एनसीईआरटी की, एनाटॉमिकल सेटअप जो है लंग्स का वो इस तरीके से है कि थोरैसिक कैविटी के अंदर कोई भी चेंज होगा तो पल्मोनरी कैविटी में रिफ्लेक्ट होगा। तो थोरैसिक कैविटी के अंदर अभी क्या हुआ, थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ इनहेलेशन की वजह से, सांस अंदर लेने की वजह से थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। तो क्या पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, बिल्कुल पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज हो जाएगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दैट इज वॉल्यूम इनसाइड द लंग। और जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर तो डिक्रीज होगा ना, तो दे विल डिक्रीज इन द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, तो देखो जब हम सांस अंदर लेते हैं ना, दो चीजों का रोल होता है, एक डायफ्राम का और एक होता है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का। अब इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, तब मसल्स बिटवीन द रिब्स, मसल्स बिटवीन द रिब्स उनको हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स का मतलब क्या होता है, मसल बिटवीन द रिब्स, मसल्स बिटवीन द रिब्स उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। तो यहाँ जब हम सांस अंदर लेते हैं, इनहेलेशन होता है प्रोसेस, तो उसके अंदर दो चीजों का रोल होता है, एक डायफ्राम का और एक इंटरकोस्टल मसल्स का। हमने डायफ्राम का रोल तो देख लिया, अब इन इंटरकोस्टल मसल्स का क्या रोल है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। जब हम सांस अंदर लेंगे तो जैसे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इन द सिमिलर सेंस एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो रिब्स एंड स्टर्नम विल मूव अप एंड आउट, बाहर की तरफ ये क्या होंगे, जाएंगे, रिब्स एंड स्टर्नम विल मूव अप एंड आउट, है ना, वो बाहर की तरफ जाएंगे, एंड दे विल इंक्रीज द थोरैसिक वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। डायफ्राम जो है वो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे इन द डोर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन गिवन है, ये क्या है, ये एनसीईआरटी के अंदर लाइन गिवन है। तो मैं वापस यहाँ पूरा इनहेलेशन प्रोसेस आपको समझा रहा हूँ, फिर एक्सहेलेशन पे हम आ जाएंगे। इनहेलेशन में क्या होगा, जब आप सांस अंदर लोगे डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो फ्लैट होगा और थोरैसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करेगा। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में हम अगर थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूमिंग भी इंक्रीज होगा, दैट इज वॉल्यूम इनसाइड द लंग्स, और फिर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ आते हैं एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे जिसकी वजह से रिब्स और स्टर्नम मूव
ऊपर की तरफ जाएंगे, मूव अप एंड आउट, और उसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगा डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि विच इज इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग द थोरेसिक वॉल्यूम इन डोर्सोवेंट्रल एक्सिस, तो इन ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। और अगर एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का पूछा तो वो डायफ्राम है आंसर। क्या इनहेलेशन क्लियर है? इनहेलेशन क्लियर है, बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गया। और यहाँ पे एनसीईआरटी के डायग्राम को देख लीजिएगा, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है इनहेलेशन के लिए। ठीक है, अब हम एक्सहेलेशन पे आते हैं। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं, एक्सपायरेशन, तो यहाँ डायफ्राम क्या होगा, रिलैक्स होगा, रिटर्न टू द ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, डायफ्राम रिलैक्स हुआ तो थोरेसिक और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी रिलैक्स होंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि जो डायफ्राम है वापस डोम शेप का हो जाएगा, इट विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जिसकी वजह से क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज होगा एक्सहेलेशन में, इससे पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। और अब अगर वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो प्रेशर तो इंक्रीज होगा, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा इन द एक्सपायरेशन। ठीक है, यहाँ लिखा भी है, ribs and sternum return to the original position and air expelled from the lung, volume of the thorax will be डिक्रीज। अब फोर्सफुल एक्सहेलेशन में क्या होगा, दो मसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये एनसीईआरटी ने लिखा है। अब वो कैसे होता है, इसके अंदर क्या होता है, वो ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है और ना ही वो हमारे सिलेबस में। आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम फोर्सफुल एक्सहेलेशन करते हैं, बहुत फोर्सफुली हम जब सांस बाहर निकालते हैं, तो दो मसल्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। उसमें डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। उसमें इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आई थिंक यहाँ आपको समझ आ गया होगा इनहेलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है। अब हम यहाँ आ रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर है इन्वॉल्व इन, जो स्पायरोमीटर का क्या यूज होता है, व्हाट इज स्पायरोमीटर? Spirometer is a device that is used to measure the volume of the air that is involved in the breathing movement. और spirometer जो होता है it help in the clinical assessment of the pulmonary function. तो अगर आपसे कोई पूछा जाए, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाए what is the spirometer, तो spirometer जो है it is बोर्ड क्या बोल रहा हूँ, नीट में पूछा जाए कि spirometer का फंक्शन क्या है, it help in the clinical assessment of the pulmonary function। पर ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाएगा, इतना डायरेक्ट कभी नहीं पूछा जाता, तो ठीक है, उसकी टेंशन नहीं लेनी अपने को। अब हम यहाँ जो है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने आपके लिए बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट टेबल क्रिएट किया है। ठीक है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के लिए। तो ठीक है, तो ये आप टेबल देखिए, देखना है आपको, मैं पूरा ये टेबल आपको करा देता हूँ। ठीक है, इसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी सब गिवन है, और नीट 2024 में इसी टेबल में से डायरेक्ट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी का कॉम्बिनेशन का सवाल आया था। तो चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को समझने से पहले हमें यहाँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को समझना पड़ेगा। अब हमारे पास यहाँ टोटल 4 रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम, एक होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और एक होता है रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के अंदर कौन से 4 हमारे पास आता है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को मैं टीवी से लिखूंगा आगे जाके। और टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड या एक्सहेल्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन, उसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं। मतलब जैसे अगर आपने नॉर्मल ब्रीदिंग किया, तो नॉर्मल ब्रीदिंग में कितनी सांस आपने अंदर ली, कितनी एयर आपकी अंदर गई, या कितनी एयर आपकी बाहर आई ड्यूरिंग अ वन ब्रेथ, तो उसको बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और टाइडल वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या होती है, 500 मिलीलीटर। टाइडल वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या होती है, 500 मिलीलीटर। अब हमारे पास आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो टाइडल वॉल्यूम आप समझ गए, टाइडल वॉल्यूम कुछ नहीं है, एक ब्रेथ में, एक ब्रेथ आपने यहाँ एक ब्रेथ ली, तो एक ब्रेथ में कितनी सांस अंदर गई, कितना एयर अंदर गया और कितना एयर बाहर निकली, कितना ही सांस बाहर निकली, तो दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। वो हमारे पास क्या है, टाइडल वॉल्यूम, और उसकी क्वांटिटी क्या होती है, 500 मिलीलीटर। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वांटिटीज याद रखनी है। फिर हमारे पास आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में क्या होता है, क्या
कितनी और ज्यादा सांस अंदर ले सकते हो। फोर्सफुल इनहेलेशन जो है वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फोर्सफुल इनहेलेशन है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। पढ़िए डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल इनहेलेशन, तो उसको हम बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की क्वांटिटी क्या है? 2500 टू 3000 मिलीलीटर। कितनी सांस आप अंदर ले सकते हो? एक आपने नॉर्मल ब्रीथिंग ही, आपने टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, आपने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, फिर आप और कितना टाइडल वॉल्यूम अंदर ले सकते हो, तो वो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमारे पास आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को अगर मेरे को सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करना है तो वो है फोर्सफुल एक्सहेलेशन। ठीक है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन, तो दैट इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ पढ़िए एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर by forceful exhalation। तो यहाँ inhalation लिखा गया है, it is by forceful exhalation। forceful exhalation, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने टाइडल वॉल्यूम अंदर लिया, मतलब आपने टाइडल वॉल्यूम बाहर निकाला, फिर आप कितना और एयर बाहर निकाल सकते हो, तो वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और उसकी क्वांटिटी क्या है? 1000 से 1100 मिलीलीटर। और फिर हमारे पास आता है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन लंग आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमने फोर्सफुली एयर बाहर निकाली, तो कितनी एयर लंग्स के अंदर रह गई, तो दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। और उसकी क्वांटिटी क्या होती है? 1100 टू 1200 मिलीलीटर। अब जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इट कैन नॉट बी मेजर्ड बाय द स्पायरोमीटर। रेजिडुअल वॉल्यूम कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। टाइडल वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, पर रेजिडुअल वॉल्यूम को हम स्पायरोमीटर के थ्रू मेजर नहीं कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम की क्वांटिटी कितनी है? 500 मिलीलीटर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 2500 टू 3000 मिलीलीटर। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की कितनी है? 1000 टू 1100 मिलीलीटर। और रेजिडुअल वॉल्यूम की कितनी है? 1100 टू 1200 मिलीलीटर। तो ये सारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम के बारे में मैंने यहाँ बात कर ली। अब हमारे पास आता है यहाँ क्या? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। हमारे पास यहाँ क्या आता है? रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, तो अब रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर टोटल 5 रेस्पिरेटरी कैपेसिटी आती है। मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिख दिया है। आईसी मतलब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ईसी मतलब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एफआरसी मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी, और टीएलसी मतलब टोटल लंग कैपेसिटी। अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। आपने सांस अंदर ली, देखो आपने सांस अंदर ली, आपने सांस बाहर छोड़ी, फिर आप कितनी सांस और अंदर ले सकते हो, तो कितनी सांस आप अंदर लोगे आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, तो वो है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुली कितनी सांस अंदर ले पा रहे हो। आपने देखो, आपने यहाँ सांस अंदर ली, फिर आपने सांस छोड़ी, फिर आप कितनी सांस अंदर ले पा रहे हो, तो दैट इज द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का कॉम्बिनेशन क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और उसकी क्वांटिटी क्या होती है? टाइडल वॉल्यूम की क्वांटिटी 500 मिलीलीटर, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की 2500 3000, तो मतलब 3000 से 3500 मिलीलीटर आपके क्या आ जाएगा? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या है? कि कितना एयर आप बाहर निकाल सकते हो नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। आपने सांस अंदर ली, आपने सांस बाहर छोड़ी, फिर आपने सांस अंदर ली, अब कितनी सांस आप बाहर निकाल सकते हो, तो आफ्टर अ नॉर्मल इंस्पायरेशन, तो दैट इज द एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होगा? टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और इसकी क्वांटिटी क्या होगी? 1500 टू 1600 मिलीलीटर। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी? वॉल्यूम ऑफ द एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल आपने सांस
सांस बाहर निकाली तो लंग्स के अंदर कितनी एयर रह गई, तो दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। और इसका कॉम्बिनेशन क्या है, एक्सपीरिटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और क्वांटिटी 2100 से 2300 मिलीलीटर। फिर वाइटल कैपेसिटी क्या होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर नॉर्मल इंस्पायर या नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन या नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है, पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन, तो उसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं। वाइटल कैपेसिटी जो है ये है टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी क्वांटिटी क्या है 4500 टू 5100 मिलीलीटर। और हमारे पास टोटल लंग कैपेसिटी जो होता है, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन्स इन लंग आफ्टर फोर्सफुल इंस्पायरेशन। हमने फोर्सफुली सांस अंदर ली तो लंग्स के अंदर कितनी एयर रह गई, तो दैट इज द टोटल लंग कैपेसिटी। इसका कॉम्बिनेशन क्या है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और इसका क्वांटिटी 5100 टू 5600 मिलीलीटर। आई थिंक ये आपको टोटल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पूरा क्लियर हो गया होगा। और मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं लिख देता हूँ क्योंकि हर साल नीट में इससे क्वेश्चन आता है, हर साल इससे नीट में क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्लियर है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी कैपेसिटी, तो हमने या अभी तक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम और ब्रीदिंग मैकेनिज्म को यहाँ कवर कर लिया है। अब हमारे पास आता है एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब यहाँ थोड़ा सा ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस तरीके से होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किस तरीके से होता है, उस बारे में यहाँ थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब अगर आप एल्वोलाई का स्ट्रक्चर देखोगे, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो अगर आप एनसीईआरटी का डायग्राम ध्यान से देखो, ये एल्वोलाई का डायग्राम है। तो जो एल्वोलाई है ना, वो क्या है, एक वेस्कुलराइज स्ट्रक्चर है, इरेगुलरली वॉल है और वेरी थिन वॉल होता है। और जो एल्वोलाई का जो वॉल होता है, ये जो एल्वोलर मेम्ब्रेन है, ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, ये 3 मेम्ब्रेन्स का बना होता है। पहला जो है वो है स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलर वॉल, जो 1 सेल थिक होता है। फिर हमारे पास आता है बेसमेंट सब्सटेंस, फिर आता है एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। तो जो हमारा एल्वोलर मेम्ब्रेन है या जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है, वो 3 मेम्ब्रेन्स का बना होता है। वो कौन से 3 मेम्ब्रेन है, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वोलाई जो 1 सेल थिक है, फिर बेसमेंट सब्सटेंस, और फिर एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या मैं इंपॉर्टेंट लिख देता क्योंकि ये नीट के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो पूरा एल्वुलर मेम्ब्रेन होता है, इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर थिक, इट इज लेस देन 1 मिलीमीटर थिक। अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है एल्वोलाई में अंदर, जो लंग सरफेस पे जो गैसेस का एक्सचेंज होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। जो लंग सरफेस पे गैसेस का डिफ्यूजन होता है, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होता है। और ये 3 फैक्टर्स पे क्या करता है, डिपेंड करता है, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कौन से 3 फैक्टर्स, सोल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस। जैसे अगर हम यहाँ ले, एनसीईआरटी में लिखा है जो CO2 होता है, इट इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन O2। CO2 इज 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल देन O2। तो एक ये फैक्टर हो गया। सेकेंड हो गया थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। अब जितना ज्यादा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन या जो आपका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है या जो आपका एल्वोलर मेम्ब्रेन है, जितना ज्यादा वो थिक होगा, उतना ज्यादा डिफ्यूजन इजी होगा। ये आप सिंपल समझ लीजिए, उस पे डिपेंड करता है। और फिर प्रेशर ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। जो गैसेस है वो हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाएंगे, लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। गैसेस हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर की तरफ मूव करेंगे, हाई पार्शियल प्रेशर से लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करेंगे। तो कौन से 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, solubility ऑफ द गैसेस, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन एंड द प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे यहाँ क्या करता है, हमारे पास है सिंपल डिफ्यूजन जो हो रहा है गैसेस का एल्वोलाई, मतलब जो ब्लड और एल्वोलाई के बीच में, दैट इज एट द लंग सरफेस, उसकी बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ ये वाली बात हो गई।
अब यहाँ देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। ये पार्शियल प्रेशर्स हैं सबके गैसेस के डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में। लाइक एटमॉस्फेरिक एयर में जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का 159 होता है, ठीक है। फिर एल्वेलाई में 104, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 95 और टिश्यूज के अंदर 40 होता है। CO2 का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेरिक एयर में 0.3 होता है, एल्वेलाई में 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में 45, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 40 और टिश्यूज के अंदर 45 होता है। तो मतलब ये टेबल आप एक बार देख लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है। सबके पार्शियल प्रेशर सब गैसेस के आपको डिफरेंट रीजन्स में पता होना चाहिए। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, डीऑक्सीजनेटेड में CO2 का पार्शियल प्रेशर कितना है, सब पता होना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने जैसे आपको बताया, पूरा का पूरा खेल जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट पे बैठा रहता है। गैसेस जो है वो हमेशा हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट्स में मूव करेगी। जैसे अब O2 यहाँ हाई है और टिश्यूज में PO2 लो है, तो वो उस तरफ मूव करेगी, ठीक है। तो मतलब ये पूरा आपका एक स्कीमेटिक डायग्राम है एनसीईआरटी का, अब इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ मूव करते हैं, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आई थिंक क्लियर है। अब हम यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पर मूव करते हैं, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रेगुलर बेसिस पे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस वेरी इंपॉर्टेंट, इसको तो करके ही जाना है। मतलब आपके दो टॉपिक्स ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो वो जो टेबल मैंने आपको बताया, एक ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, और जो आपके रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है वो इस चैप्टर से करके जाना है। और फिर मैंने आपको क्या बताया, वो एल्वोलाई वाला बताया, वो करके जाना है। और जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज वो करके जाना है। अगर आपने पूरा चैप्टर नहीं भी पढ़ो और ये 5-6 सिलेक्टेड टॉपिक्स को भी पढ़ के चले जाओगे ना, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वहां जाके बन जाएगा। तो हम यहाँ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात कर रहे थे, और सबसे पहले हम यहाँ किसके बारे में, सबसे पहले हम यहाँ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पे आ जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो है वो 3% ट्रांसपोर्ट होता है इन डिसॉल्व फॉर्म इन द प्लाज्मा, और 97% एज द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन में कैसे, देखो यहाँ 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करते हैं और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करते हैं। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन का कब फॉर्म होगा, कब ये क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो अनस्टेबल फॉर्म है भाई। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या है, इट इज अनस्टेबल, ठीक है। तो मतलब इसका एसोसिएशन और डिसोसिएशन कहाँ होगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नीट 2024 में भी इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो एसोसिएशन हमेशा एल्वोलाई में होगा, एसोसिएशन कहाँ होगा, हमेशा एल्वोलाई में, क्योंकि एल्वोलाई में PO2 ज्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा है, PCO2 भाई कम है, PCO2 भाई कम है, पार्शियल प्रेशर CO2 का कम है, टेम्परेचर लो है, H+ का कंसंट्रेशन कम है, मतलब pH हाई है। तो एसोसिएशन के लिए हाई PO2 चाहिए, लो PCO2, लो टेम्परेचर, लो H+ और हाई pH चाहिए। और डिसोसिएशन कहाँ होगा, टिश्यूज में। और टिश्यूज में डिसोसिएशन क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास PO2 का कॉन्सेंट्रेशन पार्शियल प्रेशर कम होगा, PCO2 ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, H+ ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब pH जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एसोसिएशन के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी, डिसोसिएशन के लिए मैंने आपको कंडीशंस बता दी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर क्या होता है, 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन पाया जाता है। 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन होता है, और 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 15 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पर मैंने स्टैंडर्डाइज के लिए 15 ग्राम ले लिया। तो मतलब 15 ग्राम हीमोग्लोबिन में 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन है, तो 15 ग्राम हीमोग्लोबिन 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन कैरी कर रहा है। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितना करेगा, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन जो है वो 20 डिवाइड बाय 15 कर लो, 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन को कैरी करेगा। अब 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 20 मिलीलीटर O2 है, और 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर कितना O2 होता है, 15 मिलीलीटर O2 होता है, दैट इज 25% ऑफ इट। क्या क्लियर है भाई।
ओके, तो ये वाला डेटा भी आपको याद रखना है। फिर हमारा एनसीईआरटी के अंदर क्या गिवन है ना, एक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व गिवन है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो एस शेप सिग्मोइड कर्व है, और ये किसके बीच में बनता है, बिटवीन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर आपसे कोई पूछे ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो किसके बीच में बनता है, तो इट इज बिटवीन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इनके बीच में बनता है। अब ये जो है ये एनसीईआरटी का ये नॉर्मल आपका क्या है, ये नॉर्मल आपका यहाँ एशियस सिग्मोइड कर्व है। अब इसका यहाँ राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट होता है। राइट शिफ्ट कब होगा, जब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो रहा होगा। जब ऑक्सीजन का डिसोसिएशन होता है तो राइट शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में, और जब ऑक्सीजन का एसोसिएशन हो रहा होगा तो लेफ्ट शिफ्ट होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व में। अब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का राइट शिफ्ट कब होगा, जब PCO2 ज्यादा है, H+ या एसिडिटी ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, pH कम है और PO2 का प्रेशर कम है, तो तब राइट शिफ्ट होगा। और लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब ऑक्सीजन एसोसिएशन होगा, और ऑक्सीजन एसोसिएशन की आपको कंडीशंस पता है। अच्छा, लेफ्ट शिफ्ट जो है वो फीटल हीमोग्लोबिन के लिए भी होता है, जो होता है 2 अल्फा प्लस, जैसे आपको पता है हीमोग्लोबिन जो है वो 2 ग्लोबुलर चेन्स का बना होता है, 2 अल्फा चेन का और 2 बीटा चेन का। पर जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है उसमें बीटा चेन प्रेजेंट नहीं होती। फीटल हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, बीटा चेन प्रेजेंट नहीं होती, वो 2 अल्फा और 2 गामा चेन्स का बना होता है, और उसके लिए भी फीटल हीमोग्लोबिन के लिए भी जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व रहता है वो हमेशा लेफ्ट में रहता है, इट इज लेफ्ट शिफ्ट ओनली। ठीक है, तो क्या आई थिंक ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्लियर हो गया है, बहुत ही ज्यादा क्लियर। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट क्लियर है, यस। अब हम यहाँ CO2 ट्रांसपोर्ट पे आते हैं। CO2 जो है इट इज 7% जो है ट्रांसपोर्ट होता है डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, 20 to 25% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 70% एज द बाइकार्बोनेट। तो जो CO2 है 7% डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, 20 to 25% एज कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, और 70% एज द बाइकार्बोनेट, ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब मैंने थोड़ा सा यहाँ आपको समझाने की कोशिश की, ये एक डायग्राम मैंने बनाया ताकि CO2 का ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ थोड़ा समझ आ पाए। ठीक है, ये टिश्यू है आपका, ये प्लाज्मा है, और ये आपका रेड ब्लड सेल RBC है। अब जैसे मैंने बोला कि जो CO2 है आपका, जो CO2 है इट इज डिसॉल्व 7%, इट इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, तो उसको उस वे में ट्रांसपोर्ट हो रहा है। 23% या 20 to 25% जो है वो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में CO2 ट्रांसफर हो रहा है। कैसे, हीमोग्लोबिन CO2 के साथ कंबाइन हो रहा है और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना रहा है। ठीक है, अब 70% जो CO2 है, जो CO2 का मेजर ट्रांसपोर्ट है वो 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में हो रहा है। कैसे हो रहा है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, अब इसको समझते हैं। ठीक है, ऐसे ही इतना समझना जरूरी नहीं है, बट ये समझ लेते हैं। CO2 जो है वो क्या है, अब हमारा RBC के अंदर पानी होगा, तो CO2 जो है वो वाटर के साथ कंबाइन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Ca जो है यहाँ क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, और कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो मोर क्वांटिटी में RBC के अंदर पाया जाता है, और लिटिल क्वांटिटी में प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है वो मोर क्वांटिटी में RBC के अंदर और लेस क्वांटिटी में प्लाज्मा के अंदर पाया जाता है। ठीक है, तो ये CO2 पानी के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, और कार्बोनिक एसिड बनाता है H2CO3। फिर ये H2CO3 फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है बाइकार्बोनेट आयन में और H+ आयन में। अब ये जो बाइकार्बोनेट आयन है ये RBC रेड ब्लड सेल से बाहर निकल जाता है और प्लाज्मा के अंदर आ जाता है, और फिर क्योंकि प्लाज्मा के अंदर हमारे पास क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो क्लोराइड है ये प्लाज्मा से RBC के अंदर चले जाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं, जिसको हम हैमबर्गर फिनोमिना भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ हैमबर्गर फिनोमिना। आई थिंक ये बाइकार्बोनेट का भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये पूरा CO2 का ट्रांसपोर्ट इस फॉर्म में चलता है, और ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा एनसीईआरटी के अंदर गिवन है कि जो 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 4 मिलीलीटर CO2 पाया जाता है। 100 मिलीलीटर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 4 मिलीलीटर CO2 और 15 मिलीलीटर O2 पाया जाता है। आई थिंक ये वाला पार्ट क्लियर है।
तो अब हम यहाँ इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे आ गए, दैट इज द रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेगुलेशन एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी के चैप्टर के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो अब ये हमने यहाँ पूरा इस चैप्टर के अंदर हमने यहाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में समझा, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में देखा, ब्रीदिंग मैकेनिज्म को समझा, कैसे इनहेलेशन होता है, कैसे एक्सहेलेशन होता है। हमने यहाँ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स देखे, डिफरेंट रेस्पिरेटरी कैपेसिटी देखे, कैसे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, कैसे CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है, इन सब चीजों के बारे में हमने देखा। अब हम यहाँ बात करते हैं ये रेगुलेशन कैसे होता है, ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसका रेगुलेशन कैसे होता है। तो इसका रेगुलेशन दो वे में होता है, एक होता है भाई न्यूरल कंट्रोल और एक होता है भाई केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल ना दो सेंटर्स के थ्रू होता है, एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। एक होता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और एक होता है न्यूमोटॉक्सिक सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है ना, ये मेड्यूला ऑब्लांगेटा में प्रेजेंट होता है और न्यूमोटॉक्सिक सेंटर पॉन्स में प्रेजेंट होता है। अब रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर का मेन काम क्या है, इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन और ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, ठीक है। और जो न्यूमोटॉक्सिक सेंटर होता है ना, वो पैसिव सेंटर है, मतलब बहुत ही ज्यादा इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ यार न्यूमोटॉक्सिक सेंटर का रोल क्या है। ये स्विच ऑफ करता है इंस्पिरेशन को, जिसकी वजह से इट रिड्यूस दी, जैसे हम 2 सेकंड लगते थे इनहेलेशन में या इंस्पिरेशन में, तो 1-1 सेकंड में इंस्पिरेशन हो रहा होगा। मतलब ये इंस्पिरेशन की रेट को, मतलब ब्रीदिंग की रेट को इंक्रीज करेगा। अब इंस्पिरेशन की रेट को कम किया तो रेस्पिरेटरी रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी तो CO2, एक्स्ट्रा CO2 क्या होगा, बॉडी से फ्लैश आउट हो जाएगा और फास्टर और डीपर ब्रीदिंग होगी, फास्टर और डीपर ब्रीदिंग होगी। और ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कब एक्टिवेट होगा, जब बॉडी के अंदर PCO2 मतलब CO2 का कंसंट्रेशन या H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर जब CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तब ये न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो है वो काम करेगा। तो ये न्यूरल कंट्रोल हो गया, ये न्यूरल कंट्रोल हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अब भाई केमिकल कंट्रोल जो होता है वो कीमो सेंसिटिव रीजन से होता है, दैट इज द एरोटिक बॉडीज और कैरोटिड बॉडीज के टू। एरोटिक बॉडीज जो है वो अरोटा के आंच पे प्रेजेंट होती है और ये सेंसिटिव होता है इंक्रीज PO2 और इंक्रीज H+ में। ऐसे ही यहाँ CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, न्यूमोटॉक्सिक सेंटर एक्टिवेट होगा, फिर वही रेस्पिरेटरी रेट को इंक्रीज करेगा, एक्स्ट्रा CO2 फ्लश आउट करेगा, फास्टर और डीपर ब्रीदिंग होगी और इनहेलेशन के टाइम को रिड्यूस द टाइम ऑफ इनहेलेशन। मैं लिख देता हूँ, इट विल reduce time of inhalation, it reduce the time of inhalation। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला क्लियर हो गया होगा, यहाँ रेगुलेशन क्लियर हो गया होगा। अब हम यहाँ बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है अस्थमा। अस्थमा के अंदर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, एंड इसके सिम्टम्स क्या है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और एक व्हीजिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये अस्थमा के बारे में इतना ही NCERT के अंदर गिवन है और हम NCERT पे ही स्टिक रहेंगे। एम्फाइजेमा, एम्फाइजेमा हमने बहुत सारी जब मूवी देखने जाते थे उसमें कभी कभार कभी सिगरेट की ऐड आए तो उसमें एम्फाइजेमा के बारे में बताया जाता है। और सिगरेट स्मोकिंग इज अ मेजर कॉज ऑफ एम्फाइजेमा और ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक डिसऑर्डर का मतलब लाइफ टाइम डिसऑर्डर जो होता है, जैसे डायबिटीज मेलाइटिस जो है, इट इज अ लाइफ टाइम, इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। सिमिलरली जो एम्फाइजेमा है, इट इज अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। इसके अंदर क्या होता है, एल्वोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, तो दैट इज एम्फाइजेमा। और फिर तीसरा जो NCERT के अंदर गिवन है, दैट इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स क्या है, OCD क्या है,
अब कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है, जैसे ग्राइंडिंग इंडस्ट्री हो गई या स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री हो गई, बहुत सारे जो वर्कर्स वहाँ काम करते हैं, देयर इज अ लॉन्ग एक्सपोजर टू द डस्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है ऑन द लंग्स दैट लीड टू द फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस क्या होता है, पॉलीफेरेशन ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। तो दैट इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे जो सिलिकोसिस है, जो सिलिकॉन की वजह से होता है, एस्बेस्टोसिस है, ठीक है, और जो एस्बेस्टोस की वजह से होता है, तो ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है। अब ओसीडी के अंदर दो एग्जांपल आपको याद रखने पड़ेंगे, एक सिलिकोसिस है और एक एस्बेस्टोसिस है। तो इसी तरीके से हमने यहाँ क्या कंप्लीट कर लिया, पूरा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हर एक टॉपिक, हर एक एनसीईआरटी की लाइन यहाँ कवर कर दी गई है, और हर एक इम्पॉर्टेंट जो नीट का टॉपिक है वो भी यहाँ कंप्लीट हो गया है। आप यहाँ एनालिसिस चार्ट भी देख सकते हो, या एट द एंड ऑफ द, जब आप ये नोट्स को रेफर करोगे द एट द एंड ऑफ दिस नोट्स आपको एनालिसिस चार्ट भी देखने को मिलेगा, जो मैंने इस नोट्स में ऐड किया है। देखिए, ऐसे नीट 2024 में यहाँ इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आए, री नीट जो उसके अंदर 2 क्वेश्चन आए, 2023 में से 1 क्वेश्चन आया। तो मतलब आप ये एनालिसिस चार्ट को प्रेफर करिएगा, और मेरा मानना ये है कि नेक्स्ट ईयर इस चैप्टर से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 1 या 2 ही होगा, 2 क्वेश्चन से इस चैप्टर से ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द मेजर, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर बहुत सारे चैप्टर हैं, अगर एक ही चैप्टर से 3-4 क्वेश्चन दे देंगे तो फिर बाकी से नहीं पूछा जा सकता। लिमिटेड क्वेश्चन है जूलॉजी के अंदर, 50 क्वेश्चन है इसलिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अपने दोस्तों को भी ये वीडियो दिखाइएगा ताकि उनका रिवीजन भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके, और बहुत ही जल्दी आपके लिए एक अच्छा सरप्राइज मैं प्लान कर रहा हूँ, एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ लाने वाला, तो जो आपकी नीट की बायो का जो पार्ट है उसको और अच्छा कर लेगा, ताकि आप 360 में से 360 आराम से स्कोर कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।